Hello, my dear students and YouTube viewers. Welcome to my channel Scorpio Class. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 9 के इंग्लिश बुक से 4.2 द स्टोरी टेलर चैप्टर का समरी। ओके, तो ये लेसन तो काफी बड़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपकी टेक्स्ट बुक में, बट यहाँ पर हम लोग क्विकली एक छोटी सी समरी के तौर पर सारा पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी लेसन समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लेसन के ऑथर के बारे में। तो ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छा लेसन हमारे को दिया है तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। सो यहाँ इस चैप्टर स्टोरी टेलर के ऑथर है एच मुनरो, एक्टर ह्यूगो मुनरो। ये 1870 में बॉर्न हुए थे और 1916 में इनका डेथ हुआ था। ये एक ब्रिटिश राइटर थे। इनका पेन नेम साकी था। पेन नेम मतलब जिस नेम से वो अपना स्टोरीज लिखा करते थे। ओके, अब स्टोरी या आर्टिकल या जो भी लिखते थे वो एंड में अपना नाम नहीं बल्कि साकी के नाम से लिखते थे। और जो इनकी स्टोरी है वो जनरली बहुत विटी और मिस्टीरियस होती थी, मतलब नटखटी सी चुलबुली सी हुआ करती थी। और इन्हें मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कहा जाता था, मतलब इनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस थी। और इन्हें इन्हें इस शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर भी कहा जाता था। देन द प्रेजेंट स्टोरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ डिफरेंट है यूजुअल स्टोरीज से। और जो कि हम बच्चों को कहते हैं, बताते हैं या बोलते हैं कई सारी स्टोरीज, उससे थोड़ा सा अलग है। तो ये क्या है और किस तरीके का स्टोरी है, तो चलिए पढ़कर समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। दो द शॉर्ट स्टोरी द स्टोरी टेलर इज सेट इन ट्रेन। तो सबसे पहले जो स्टोरी टेलर है ये शॉर्ट स्टोरी है और ये स्टोरी सेट हुआ है ट्रेन के अंदर। मतलब जो स्टोरी का सीन है, जो बैकग्राउंड है, वो सेटअप है जो वो ट्रेन के अंदर है। और ये पूरा स्टोरी जो चल रहा है, जो पूरा लेसन जो चल रहा है, सारा ट्रेन के अंदर का इंसिडेंट हो रहा है। ओके, the story humorously refers to the difficulty of the aunt in keeping the children occupied and the way they do not disturb the other passengers। तो यहाँ पर ऑथर का जो मेन मकसद है, जो स्टोरी में वो लिख रहे हैं, एक ह्यूमरस काइंड में लिखे हैं, मतलब एक हंसी और मजाक और आपको बहुत सारा मजा आने वाला है उस तरीके का स्टोरी है ये। और ये स्टोरी यूजुअली ऐसा है कि एक आंट है इस ट्रेन में जो ट्रैवल कर रही है और उस उनके साथ कई बच्चे उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और वो आंट बहुत डिफिकल्टी बहुत परेशान हो रही है कि उन बच्चों को शांत बैठाए ताकि वो दूसरे पैसेंजर्स जो है कंपार्टमेंट में उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो आपको तो पता है बच्चे जहाँ होते हैं, 2 3 4 बच्चे हो गए तो फिर वहां पर हल्ला गुल शोर और इतने डिस्टरबेंस होती है कि उन्हें शांत करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके का कुछ हाल था इस आंट का जो ये कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे। और वो चाह रहे थे कि बच्चे को मैं शांत रखूं ताकि वो सारे दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना करे। But she is unable to answer their questions and hence offers the bachelor to narrate story. As the children got bored halfway through and their attention wandered. ओके, सो ये आंट किस तरीके से उनका ध्यान बटा रही थी या उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। मतलब उनको कह रही थी बार बार कि "ओ, देखो विंडो से बाहर देखो क्या सीन है, ये काऊ देखो, बफेलो देखो, सीन्स देखो, ग्रास देखो", इस तरीके का वो इस तरीके के बातों में लगाकर बच्चों का दिल बहला रही थी और उनका ध्यान हटा रही थी। बट बच्चे जो बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा था, एंटरटेन नहीं हो रहे थे वो इनसे। और कुछ देर तक बाहर देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। और छोटे बच्चे अक्सर कई सारे सवाल करते, एक चीज अगर आप दिखाओ तो उसमें उनके 100 सवाल होते हैं और वही सवाल को रिपीट किया जाता है। अगर आप एक आंसर दे भी दिए उनका तो उनसे रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन फिर आ जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा था आंटी को उनको शांत करने के लिए। और उनके पास कोई जवाब भी नहीं था बच्चों के क्वेश्चंस के। तो फिर अब बच्चों का जो ध्यान था वो हटने लगा वहां से और वो मस्ती करने लगे, सीट पर चढ़ने लगे और उछल कूद और शोर मतलब मचाने लगे वहां पर। और वहीं पर एक बैचलर बैठा था उन्हीं कंपार्टमेंट में। बैचलर मतलब एक यंग अनमैरिड मैन, वो भी ट्रैवल कर रहा था। तो फिर जो आंट है वो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को शांत करने का,
और स्टोरी बोलने का वो एक बैचलर को दे देती है, क्योंकि बैचलर जो होता है वो आंट को देखता रहता है इस तरीके से कि ये आंट बच्चों को संभाल नहीं पा रही है, उन्हें शांत नहीं करा पा रही है। तो इस तरीके से वो एक चैलेंज के तौर पे आंट ने बैचलर को कहा कि आप नरेट करो स्टोरी बच्चों को, ताकि वो बोर ना हो और ध्यान उनका हट जाए या मस्ती से। So the bachelor was watching all this and he called the children and began narrating a story. So bachelor ये सारा कुछ देख रहा था बहुत देर से, और फिर वो सारे बच्चों को बुला लेता अपने पास और एक स्टोरी स्टार्ट कर देता है। तो देखते हैं नरेट ये क्या नरेट कर रहे हैं, स्टोरी कौन सी स्टोरी बता रहे हैं। So here he says there was a young girl, Betha, who was extraordinarily good, and so she was given 3 medals for obedience, punctuality and good behavior. तो उनका स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है, वो जो बैचलर होते हैं वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत यंग छोटी सी लड़की थी, उसका नाम बेटा था और वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, स्पेशल थी, स्पेशली गुड थी। और इस वजह से, इसी खासियत की वजह से उन्हें 3 मेडल्स मिले थे, एक ओबीडियंस के लिए, एक पंक्चुअलिटी के लिए और एक गुड बिहेवियर के लिए। ठीक है, मतलब किसी की बात को टालती नहीं थी और बहुत पंक्चुअल होती थी, टाइम पर सब काम करती थी और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो 3 मेडल उसे मिले थे और ये लड़की का नाम था बर्ता। तो ये स्टोरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। So she used to pin them always in her dress, and when she moved, they used to clink against each other. फिर वो कहता है, जो ये लड़की थी जो 3 मेडल्स मिले थे, ये हमेशा उसे पहना पहना रहा करती थी और उसे पिन कर लिया करती थी अपने ऊपर, और जब भी वो बाहर निकलती थी, चलती थी, तो तीनों मेडल्स आपस में लड़ते थे, मतलब टकराते थे और क्लिंकिंग की आवाज आती थी। मतलब एक मेडल जो होता है, अगर वो आपस में टकराए तो किस तरीके की आवाज आएगी, उसे क्लिंकिंग आवाज कहते हैं। ठीक है, तो वो क्लिंक आवाज आती थी और वो बहुत ही प्राउड फील करती थी उस तरीके से, वो मेडल्स पहनकर क्लिंकिंग आवाज कर कर चलते हुए, और सारे जो बच्चे होते थे वहाँ एरिया के उन्हें देखते रहते थे उसे, और वो बहुत प्राउड फील करती थी। Then the prince of the land heard of her goodness and allowed her to walk in the park once a week. It was a beautiful park and no children were allowed in it. ठीक है, फिर वो कहते हैं, तो ये जो इनकी खासियत थी, जो इनकी मेडल्स जीता था बर्ता ने, तो इनके बारे में प्रिंस ने सुन लिया था। उस लैंड, उस एरिया जहाँ पर वो रहती थी, वहां के प्रिंस ने सुना कि ये लड़की इतनी अच्छी है, इन्होंने 3 3 मेडल हासिल किया है इनके गुडनेस के लिए, तो उसे एक गिफ्ट दिया जाए। और क्या गिफ्ट था कि उन्हें एक पार्क में चलने के लिए या घूमने के लिए वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार चांस दिया था। और यूजुअली ये पार्क किसी के लिए ओपन नहीं था, वो सिर्फ प्रिंस लोग के लिए था, प्रिंस का पार्क था और कोई पब्लिक, किसी को भी वहां पे अलाउड नहीं था। सिर्फ इस लड़की बेटा को अलाउ किया गया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि वो बहुत ही गुड बिहेवियर्ड और लड़की थी और उन्हें 3 मेडल्स मिले थे, इसलिए उन्हें वहां पर पार्क में एंट्री मिली थी, वो भी वंस अ वीक। और वो पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल था और कोई चिल्ड्रन वहां पर नहीं जा पाते, कोई बच्चे वहां पे अलाउ नहीं था। The park did not have any sheep or clock because the prince's mother had a dream that the prince would either be killed by a sheep or by a clock falling on him. पार्क तो बहुत खूबसूरत था, बट पार्क के अंदर न कोई शीप थे, ना कोई क्लॉक या तो घड़ी वगैरह कुछ नहीं था। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह थी? क्योंकि प्रिंसेस की जो माँ होती है, उन्होंने ड्रीम देखा था, सपना देखा था कि प्रिंस की जो मौत है, प्रिंस जो मारा जाएगा, वो या तो शीप से मारा जाएगा, या तो जो घड़ी होता है वो उसके ऊपर गिरेगा और वो उस तरीके से उसकी मौत आएगी। तो इस तरीके से वो 2 चीज़ को पार्क से हटा दिया गया था, वो रखा ही नहीं गया था कि ताकि ऐसा कोई हादसा हो और प्रिंस को कोई चोट आए या उसकी मौत आए। ठीक है? फिर इंस्टेड द पार्क वाज फिल्ड विथ pigs of all sizes and colors, and these pigs had eaten all the flowers, so there weren't any flowers at all in the garden. अब यहाँ पर जब शीप नहीं है, जब क्लॉक नहीं है, तो क्या है पार्क में? पार्क में सिर्फ पिग्स भरे हुए थे और वो हर साइज के, हर कलर्स के थे, और ये जो पिग्स थे सारे ये फ्लावर्स खा चुके थे पार्क में, और पार्क में कोई भी फ्लावर नहीं था। वो गार्डन सिर्फ हरी हरी पत्तों से भरा हुआ था, ना कि वहां पे कोई भी फ्लावर्स थे। तो इस तरीके का पार्क था। फिर भी उस पर किसी को अलाउड नहीं था और बेटा को चांस मिल ही गया था जाने। Now, one day when the girl was walking in the park, a wolf came into the park to kill pigs. But it saw the girl and came after her in leaps and bounds.
तो एक दिन ऐसे ही होता है कि ये जो गर्ल बेता होती है वो पार्क में वॉक कर रही होती है और वहां पर एक वुल्फ आ जाता है, भेड़िया आ जाता है, और वो वहाँ पर अक्सर आता रहता है ताकि वो पिग्स को हंट करे और उसे खाए। बट यहाँ पर आज उसने इस लड़की को देख लिया और उसके पीछे लग जाता है, उसे झपटा मारने को सोचता है, उसे मार खाने को सोचता है। तो she ran to escape from it and hid in a shrubbery of myrtle bushes. The wolf searched for her for some time but could not spot the girl. तो लड़की भेड़िया को देखकर भाग जाती है और खुद को एक श्रब के पीछे छुपा लेती है। मतलब वहां पे बड़े बड़े घास भी होते हैं, बुशेस मीन्स लॉन्ग ग्रासेस। मिर्टल एक किस्म का खुशबूदार पेड़ होता है जहाँ पर बड़े बड़े घास भी होते हैं। तो उस बुशेस के अंदर, घास के अंदर जाकर वो छुप जाती है और वो बहुत देर तक उसे ढूंढता है, उसे नहीं मिलती और वो वहां से जाने लगता है। बट एज but as it was about to go, the wolf heard the medals clinking and it jumped into the bush and devoured her. तो जैसे वो ढूंढता है काफी देर तक और वो उसको लड़की नहीं मिलती है, वो वहां से जाने के लिए से टर्न हुआ होता है कि वुल्फ को उस मेडल्स के क्लिंक होने की आवाज आ जाती है। जो मेडल्स वो हमेशा पहनी रहती थी, जो उसे गुडनेस का उसे सिंबल था उसके लिए, वो आपस में टकरा जाते हैं और क्लिंकिंग की आवाज आ जाती है और वुल्फ सुन लेता है उस आवाज को और वो जल्दी से जंप कर कर बुश के अंदर उस लड़की को फाड़ कर खा जाता है। Now the children who looked bored at the beginning of the lesson got very excited at this slightly bloodthirsty story which did not preach any morals. अब ये जो बच्चे जो स्टोरी सुन रहे थे वो पहले तो बहुत बोर्ड हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट हुआ और एक जो ब्लैक थर्स्टी, जो खूनी तरीके का एक स्टोरी आ रहा है, जो मतलब भेड़िया आता है और खा जाता है, तो उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। बट ये स्टोरी में ना कोई मॉरल है ना कुछ है। एक तो वो अच्छे के लिए मेडल्स पहनती है, उसे गुडनेस के लिए मेडल्स मिलते हैं और वही मेडल्स उन्हें उसे इसकी जान भी ले लेती है। उसमें कोई मॉरल नहीं है, कोई मतलब कोई लिंक ही नहीं है कहीं से। बट चिल्ड्रन आर वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छे से सुनते हैं बच्चे उसको और एकदम शांत हो जाते हैं वहां पर। फिर when the aunt criticized the bachelor for telling them an improper story, he said that he had managed to keep them quiet for some 10 minutes, which she could not do. फिर जब आंट सुनती है स्टोरी के तो फिर वो क्रिटिसाइज करती है, मतलब उसके अगेंस्ट बोलती है कि ये किस तरीके का स्टोरी आप सुना रहे हो, एकदम इम्प्रॉपर स्टोरी है, स्टोरी में कोई न हेड न टेल न कुछ मॉरल, कुछ भी नहीं, किस तरीके की स्टोरी अजीब सी। तो बैचलर कहता है कुछ भी हो, कैसी भी स्टोरी हो, बट मैंने एटलीस्ट बच्चों को तो साइलेंट और क्वाइट बैठाया, तो 10 मिनट के लिए मैंने शांत बैठाए रखा बच्चों को, जो तो आप कर ही नहीं पाए थे। But however, the story clearly shows that storytelling is an art and children cannot be given silly answers to the questions that they raise. So at last, however, author बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक कला है, एक आर्ट है, एक स्किल है और उसे बोलने का अंदाज होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए। स्टोरी चाहे कैसी भी हो और उसे डिलीवर उतनी अच्छी से किया जाए कि वो सुनने वालों को इंटरेस्ट आ जाए उसमें। तो स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। और फिर कहते हैं कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी गिवन सिली आंसर्स, बच्चों को ऐसे ही कुछ भी जवाब नहीं दे सकते और इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस रीजनेबल होते हैं, उनके क्वेश्चंस के सही जवाब देना जरूरी होता है, वरना वो ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकते। हर जवाब के बाद फिर एक नया सवाल उनका खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा स्टोरी टेलिंग या स्टोरी टेलर का चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही क्विक शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट समरी में सारा लेसन एक्सप्लेन किया है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड रहिएगा मोर सच वीडियोस के लिए। थैंक यू।